जय हिंद। अगर आप लूसेंट पूरी याद करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक लाइन लूसेंट की याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वीडियो शुरू से अंत तक आप जरूर देखेंगे क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 1 लूसेंट बुक पूरा खत्म करने के लिए। आज का चैप्टर 1 है जो कि इतिहास से लिया गया है। जब आप लूसेंट पेज ओपन करेंगे तो पहला ही चैप्टर इतिहास है। तो इतिहास मीन्स होता क्या है, हिस्ट्री जिसको कहते हैं। हिस्ट्री मतलब क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। तो हिस्ट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको हिस्टोरिया वर्ड से लिया गया है हिस्ट्री, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी। ठीक है, हिस्ट्री यानी इतिहास एक ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्टोरिया, जिसकी मतलब होती है इंक्वायरी। तो इतिहास किसे कहते हैं? भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध प्रस्तुति को हम लोग इतिहास कहते हैं। इंग्लिश में स्टडी ऑफ पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका इंग्लिश मतलब होता है इंक्वायरी। ठीक है, इंग्लिश में स्टडी ऑफ पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री, हिंदी में भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध प्रस्तुति को इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो क्रमबद्ध घटनाओं के प्रस्तुति को इतिहास करते हैं। तो कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने सबसे पहले सिस्टमेटिक वे से हिस्ट्री को समझाने की कोशिश की होगी, तो वो थे हेरोडोटस, जिसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में सबसे पहले क्रमबद्ध हिस्ट्री की व्याख्या की। इसीलिए इसे यानी हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के जनक या इतिहास के पिता कहे जाने लगे। तो हेरोडोटस इतिहास के पिता कहे जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका के चलते। तो सबसे पहला प्रश्न, फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के जनक किसे कहे जाते हैं? तो हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस इतिहास के जनक या इतिहास के पिता कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक में सबसे पहले इतिहास को क्रमबद्ध समझाने का प्रयास किया। क्लियर, इतिहास क्या आता है और इतिहास के जनक किसे कहे जाते हैं। अब इतिहास के अंतर्गत हमें पढ़ना है मुख्य रूप से भारतीय इतिहास। हमें पढ़ना है भारतीय इतिहास के बारे में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। क्या लिखा हुआ है? अब जब लूसेंट बुक ओपन करेंगे तो लूसेंट में पहला लाइन कि उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप है, इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाकाव्यों और पुराणों में भी भारतवर्ष के नाम से ये प्रसिद्ध है। भारतवर्ष मतलब क्या होता है? भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश। ठीक है, और यहाँ के रहने वाले निवासी को क्या कहा जाता है? भारतीय अर्थात भारत की संतान। ठीक है, इस उपमहाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो भारतवर्ष यानी कि भारत भरतों का देश।
यहाँ के निवासी को क्या कहा जाता है? भारतीय, यानी भारत की संतान। ठीक है। प्राचीन समय में इस द्वीप को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप मतलब जम्बू मतलब जामुन, अर्थात जामुन यानी जामुनों यानी जम्बू का देश। प्राचीन समय समय पे विभिन्न देशवासियों ने इसे अलग अलग नाम से पुकारा। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्राचीन काल में ईरानी ने सिंधु नदी के नाम पे, सिंधु नदी, क्योंकि यहाँ सिंधु नदी बहती है हमारे देश में, तो प्राचीन ईरानी सिंधु नदी के नाम पे इन्हें हिंदू कहने लगे। हिंदू, वो सिंधु नहीं कह पाते थे इसलिए वो हिंदू कहते हैं, क्योंकि भाषाओं के इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो प्राचीन ईरानी थे वो स को ह कहते थे, जैसे सड़क को हड़प, ठीक है, स को ह बोलते थे, इसीलिए सिंधु न कह के हिंदू कहते थे। क्लियर? किसने हमारे देश को हिंदू कहा? तो प्राचीन यूनानियों ने। क्यों? क्योंकि वो स नहीं कहते, सड़क की जगह पे हड़प कहते थे। ठीक है। आज भी हमारे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, उदयपुर के अगल बगल सड़क स को ह कहते हैं, यानी सड़क को हड़प, या सप्ताह को हफ्ता कहते हैं। ठीक है। स की जगह पे ह कहते हैं। तो प्राचीन ईरानी भी सिंधु न कह के हिंदू कहते थे। क्यों? समझ में आ गया? अरबों ने हिंद कहा। हिंद, हमारे देश को हिंद किसने कहा? तो अरबों ने कहा, अरबों ने। ठीक है। यूनानी ने इसे इंदे कहा, इंदे, यूनानी ने इंदे कहा। ठीक है। ये प्राचीन काल की बात है। मध्यकाल में हमारा देश हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। मध्यकालीन भारत में हमारा देश हिंदुस्तान के नाम से विख्यात हुआ चारों तरफ, जो कि हिंदू फारसी शब्द से लिया गया था। हिंदू किस शब्द से लिया गया था? तो फारसी शब्द से। बहुत बार पूछा गया कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किस भाषा से लिया गया है? तो फारसी भाषा से। ठीक है। तो मध्यकालीन में ये हिंदुस्तान के नाम से विख्यात हुआ। और यूनानी के इंदे कहे जाने से लेके जब अंग्रेज आए तो इंदे के आधार पे इन्हें इंडिया कहे। इंडिया, इंदे न कहकर अंग्रेज इसे इंडिया कहें, जो कि आज के हमारे स्वतंत्र भारत होने पे भी संविधान में लिखा गया है इंडिया, दैट इज भारत, यानी कि हमारे देश का नाम इंडिया या भारत नाम है। ठीक है। स्वतंत्र होने के पश्चात भी हमारे संविधान में आज दो ही नाम से जाना जाता है, या तो भारत, दैट इज इंडिया। ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये तीन काल विभाजित किया गया है। तो इसे विभाजित करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सबसे पहले डिवाइड किया होगा तीनों काल के। ये प्राचीन काल है, ये मध्य काल है और ये आधुनिक काल है। तो इसे श्रेय जाता है जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस। सर्वप्रथम किसने तीन भागों में विभाजित किया? तो जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस। अभी तक समझ में कुछ नहीं रहा, एक बार फिर से समझिए पूरा। देखिए,
उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश। यहाँ के रहने वाले लोगों को क्या कहे जाते हैं, तो भारतीय अर्थात भारतों का संतान। महाकाव्य और पुराणों में किस नाम से विख्यात था, तो भारतवर्ष के नाम से। इसका प्राचीन नाम जम्बू द्वीप था। जम्बू मतलब जामुन, जामुन वृक्ष होता है जो, यानी कि जम्बू द्वीप इसका प्राचीन नाम था। प्राचीन ईरानी ने सर्वप्रथम इसे हिंदू कहा। हिंदू किसने कहा था, तो प्राचीन यूनानियों ने हमारे देश को क्या कहा था, किस नाम से पुकारा था, तो हिंदू। क्यों पुकारा, मैंने बता दिया। स को हम कहते थे तो सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। अरबों ने हिंद कहा, हिंद किसने हमारे देश को हिंद कहा, तो अरबों ने। क्लियर। यूनानियों ने क्या कहा, इंदे, यूनानियों ने इंदे कहा। मध्यकालीन काल में, ठीक है, हमारा देश हिंदुस्तान के नाम से विख्यात हुआ, हिंदुस्तान के नाम से। आज भी हिंदुस्तान के नाम से विख्यात है। तो मध्यकालीन भारत से हमारा देश हिंदुस्तान के नाम से हुआ, जो कि हिंदू शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न आता है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर हो गया। कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इसका श्रेय जाता है जर्मन के इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस। ये वे सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 3 भागों में इतिहास को बांटा। क्लियर। 3 भागों में बांटने वाला व्यक्ति कौन थे, तो क्रिस्टोफ सेलियरस। प्राचीन यूनानी हमारे देश को किस नाम से पुकारते थे, प्राचीन यूनानी, तो हिंदू। अरबों ने सर्वप्रथम हिंद कह के पुकारा, यूनानी इंद, अंग्रेज इंडिया। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का क्या नाम है, इंडिया, डेट इज भारत। ये हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। क्लियर हो गया। इतनी बातें ये आपके पहले पेज की है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। क्यों पढ़ने की सुविधा के लिए, पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, ज़्यादा जटिल ना हो जाए इतिहास। इसको समझने के लिए इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा। कौन थे इतिहासकार, तो क्रिस्टोफ सेलियरस। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। तो हम लोग इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में अब हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत को। ठीक है, प्राचीन भारत को अब हम लोग समझेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, इतिहास होता क्या है, तो इतिहास होता है भूतकालीन घटनाओं की क्रमबद्ध प्रस्तुति को इतिहास कहा जाता है। ठीक है, तो क्रमबद्ध प्रस्तुति के लिए कोई सोर्सेज होगा, यानी कोई स्रोत होगा, तभी तो हम लोग जानेंगे। तो बस वही स्रोत हम लोग देखेंगे, वही सोर्सेज देखेंगे जो कि प्राचीन भारत को प्रस्तुत करेगा या दर्शाएगा। तो वे 4 स्रोत हैं, यानी कि 4 ऐसे स्रोत हैं जो प्राचीन इतिहास को प्रमाणित करता है। कौन कौन से हैं, एक है धर्म ग्रंथ। ठीक है, धर्म ग्रंथ। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा है विदेशियों का विवरण। और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। यानी कि 4 ऐसे स्रोत हैं जो कि प्राचीन काल के साक्ष्य होने का प्रमाण देता है। कौन कौन से, तो धर्म ग्रंथ, पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण हमारे देश में आए, हमारे देश के बारे में बताया, प्राचीन सभ्यता के बारे में, व्यवस्था के बारे में, अलग अलग देशों के। और तीसरा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जब हड़प्पा से लेके जितनी भी खुदाई हुई तो उस समय की संस्कृति और समाज को दर्शाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है 4 पॉइंट।
प्राचीन भारत के लिए। अब इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे, ठीक है, जो जिसमें वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। मतलब भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद प्रश्न पूछा गया है। वेद असिस्टेंट एसएससी में पूछा गया था 2005 में कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान, ठीक है। और सबसे हमारा प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद। वेद का मतलब क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो ज्ञान। क्लियर। प्रश्न एनटीपीसी ऑनलाइन सेकेंड पाली को 3 अप्रैल 2016 में पूछा गया कि धर्म का विपरीत क्या होगा? तो अधर्म। ये हिंदी में नहीं पूछा गया था, ये इतिहास में पूछा गया था। एनटीपीसी 2016 में 3 अप्रैल को सेकेंड पाली में ऑनलाइन जो एग्जाम हुई थी, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न के साथ साथ हम लोग रिविजन करेंगे। आप गारंटी के साथ आपकी एक एक लाइन याद हो जाएगी। चलिए, तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। वेद के संकलन करता, यानी वेद के संकलन करता कौन थे? तो संकलन करता थे कृष्ण, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। वेदों के संकलन करता कौन थे? तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। तो आपको वेद व्यास याद रहना चाहिए, ठीक है। किसी ने पूछ लिया वेदों के संकलन करता कौन थे? तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास, आपको याद रहना चाहिए। कौन थे? तो महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। नहीं याद बा? वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है, क्लियर। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। प्रश्न आता है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे बाद में बना वेद कौन सा है? तो अर्थवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे बाद में बना वेद अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद में बना वेद तो अर्थवेद। ये चारों वेद के समूह को संहिता कहा जाता है। संहिता जिसका में इंग्लिश वर्ड होता है पुट टुगेदर या ज्वाइंड या ए कोलेक्शन, यानी कि चारों वेदों के समूह को संहिता कहा जाता है। संहिता, ठीक है। तो यही थे आज के प्रमुख। एक एक पॉइंट आप लुसेंट बुक ओपन करेंगे तो यही बातें लिखी गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे वेदों के बारे में और उससे आगे की पेज। तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लें, आराम से आप बुक ओपन करके बैठ जाए। देखिए, उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भरतों का संतान कहा जाता है।
प्राचीन काल में, ठीक प्राचीन काल में जम्मू द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू मतलब जामुन, या जो वृक्ष होते हैं तो जामुनों का देश है, ठीक है। प्राचीन यूनानियों ने इसे सिंध नदी के नाम पे हिंद कहा, हिंदू कहा, सिंधु नदी के नाम पे हिंदू कहा, हिंदू सर्वप्रथम प्राचीन यूनानियों ने कहा। फिर अरबों ने हिंद कहा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप देखिए लुसेंट बुक तो उसमें लिखा हुआ है, अरबों ने हिंद कहा। फिर समय बढ़ता गया, यूनानियों ने इसे इंदे कहा। मध्यकाल में ये हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिंदू किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है, ये बहुत बार पूछा गया है। इन यूनानियों के इंदे के आधार पर जब अंग्रेज हमारे देश आए तो इन्होंने इंडिया कहा, इंडिया। हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। और ये विभाजन करने का सबसे पहले श्रेय किस जाता है, तो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस। उन्होंने किस पुस्तक लिखी थी, तो हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द से हिस्टोरिका